अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंकिंग रेगुलेशन स्टेज 1 के लास्ट के 3 टॉपिक्स के ऊपर। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंकिंग रेगुलेशन का, और कोशिश की जाएगी कि टू द पॉइंट बात की जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम बात करेंगे जनाब अली फाइनेंशियल सिस्टम एंड पॉलिसीज़ के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले दो कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत बेहतर अंदाज से पता होने चाहिए। पहला लिखा है जनाब अली फाइनेंशियल डेप्थ। फाइनेंशियल डेप्थ किसे कहते हैं और फाइनेंशियल डीपनिंग किसे कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल डेप्थ का मतलब ये होता है कि इन द कंट्री द साइज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, वो सब मिल के आपको क्या आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है जनाब अली, पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितने बैंक्स हैं, कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, कितने फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, और वो क्या आउटपुट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटी। अपनी क्वांटिटी के उनकी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, यानी कितना वो आउटपुट दे रहे हैं। जितना वो बेहतर आउटपुट दे रहे होंगे उतनी, इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल डेप्थ बेहतर है। ठीक है, दूसरा कहलाता है फाइनेंशियल डीपनिंग। एक तो हमने बात की डेप्थ इन द सेंस ऑफ आउटपुट, एक डीपनिंग। डीपनिंग का मतलब ये है कि एक्सेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक्सेस है उन लोगों तक जिनको उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नीड है। अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें एक दफ़ा, फाइनेंशियल डीपनिंग में भी डिफाइन है द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग आप इंश्योर कर रहे हैं एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल डेप्थ का मतलब क्या हुआ कि आपका साइज और उसका आउटपुट बेहतर है कि नहीं है। फाइनेंशियल डीपनिंग का क्या मतलब हुआ कि आपकी एक्सेस जनरल पब्लिक तक है, या नीडर्स के पास आपका एक्सेस है जिनको वाकई में बैंक्स की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नीड है। ठीक है जनाब अली, तो ये दोनों का डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब। इन्फोटेनिया के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है जनाब, नंबर 1 हम पढ़ते हैं जनाब अली फाइनेंशियल पॉलिसीज़ किसे कहते हैं। जनाब फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मॉनेटरी पॉलिसी को कहते हैं, ठीक है, जिनका बेसिकली पर्पस होता है बैंक और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को फैसिलिटेट करना। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास है जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी विद इन पाकिस्तान क्या प्रोडक्टिविटी है। वीएटी जनाब एक टैक्स की टाइप है जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे होते, आपके बिल्स के अंदर है, डिफरेंट जगहों पे आप इसको पे कर रहे होते हैं। नंबर 4 फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का जो कॉस्ट एडवांटेज है, ठीक है, कॉस्ट एडवांटेज ओवर डायरेक्ट लेंडिंग इज एन एसेंशियल एडवांटेज ऑफ यूजिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से मुराद बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से मुराद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, कॉस्ट एडवांटेज आता है गवर्नमेंट को बग़ैर ख़र्चे के एक्सेस मिल जाता है पब्लिक के पॉकेट्स के अंदर। ठीक है, तो कॉस्ट एडवांटेज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का बड़ा फ़ायदा है, ख़ासतौर से पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए, और पाकिस्तान के लिए एक टैक्स का सोर्स भी है। कॉस्ट एडवांटेज प्लस टैक्स सोर्स दोनों है पाकिस्तान के लिए, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का इस तरह से गवर्नमेंट को बेनिफिट है। नंबर 5 पे फाइनेंशियल डीपनिंग की डेफिनेशन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल डीपनिंग रेफर्स टू द इंक्रीज प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विद अ वाइड चॉइस ऑफ सर्विसेज गियर टू ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल डेप्थ क्या है जनाब अली, फाइनेंशियल डेप्थ को भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मींस रेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ दैट कंट्री, द साइज ऑफ बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ठीक है जनाब, उसकी डेप्थ क्या है, उसका आउटपुट वो ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है जनाब अली, दैट इज़ द फाइनेंशियल डेप्थ। और लास्ट में हमारे पास है फाइनेंशियल रैप्रेशन। फाइनेंशियल रैप्रेशन किससे कहते हैं जनाब अली, मेजर्स एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट टू गेट फंड्स टू देम सेल्फ लाइक कैपिंग ऑन इंटरेस्ट रेट, कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक बैंक्स। फाइनेंशियल रेपरेशंस गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ होती हैं, आप यूँ कह सकते हो कि फाइनेंशियल कंट्रोलिंग की पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, जिसके तहत वो ये चाह रहे होते हैं कि फ़ंड्स जो है वो बैंक से बाहर मूव ना करें। लाइक फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा देते हैं ताकि लोग फंड्स को बैंक में लाके जमा करा दें। ठीक है, या आप क्या करते हैं, अपने डोमेस्टिक बैंक्स को कंट्रोल करते हैं कि आप इस रेट से ऊपर प्रॉफिट नहीं देंगे, इस रेट के अंदर ही रखेंगे। ठीक है जनाब, तो इस तरह की कुछ कंट्रोलिंग टेक्निक्स होती हैं जिसके तरीके से फाइनेंशियल रेप्रेशन लागू किया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ठीक है जनाब, पार्ट 7 हमारा कंप्लीट हो गया है एग्जामिनेशन कॉन्टेक्स्ट से। आगे हम बढ़ते हैं पार्ट 8 के अंदर। देखें हमारे पास जो बुक है ना इसकी फाइनेंशियल रेगुलेशन की, तो उसके अंदर काफ़ी इन डिटेल है, और उसको लिखने वाले फॉरेनर्स हैं, और वो बुक भी जो है वो काफ़ी पुरानी एडिशन है, अपडेटेड नहीं है। तो मैं बात करूंगा टू द पॉइंट अपडेटेड चीज़ों के ऊपर जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। पार्ट 8 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं जनाब अली
अगला हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसके अंदर फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन को मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा। फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन क्या है? फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट जब अपने कंट्रोल को हटाना चाहती है, गवर्नमेंट जब ये चाहती है कि इकोनॉमी बूम करे, तो फिर वो क्या करती है, फिर वो फैसिलिटेट करती है बैंक्स को थोड़ा सा फ्री करती है। जैसे हमने फाइनेंशियल लिबरेशन की बात की थी पिछले स्लाइड में कि गवर्नमेंट जो है वो बैंक को कंट्रोल कर रहा है रेट्स के हवाले से, यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल्स को रिमूव कर देता है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है जनाब अली? रिमूविंग द गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ लिखा हुआ भी है, ये मेरे अपने नोट्स हैं, अपने हाथ के लिखे हुए हैं, रिमूविंग द गवर्नमेंट कंट्रोल्स। ठीक है, रिमूविंग गवर्नमेंट कंट्रोल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? नंबर 1 आपके पास आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, आप कितने साल के लिए उधार दे सकते हो? जैसे पाकिस्तान में भी ऑटो फाइनेंस 3 साल 5 साल से ऊपर आप जो है वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं दे सकते। जबकि अगर हम लिबरलाइजेशन की तरफ जाएं, अगर गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन की तरफ जाए तो वो क्या करेगी? क्रेडिट कंट्रोल्स में एक यहाँ पर एलिमिनेट कर देगी कि भाई आप 10 साल के लिए भी फाइनेंस दे सकते हो, 20 साल के लिए भी दे सकते हो, 8 साल के लिए भी दे सकते हो, या बैंक की अपनी पॉलिसी वो बना सकता है। नंबर 2, डी रेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट बैंक अपनी मर्जी से सेलेक्ट करे। फ्री एंट्री इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है जनाब, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में आ सकता है। बैंक ऑटोनॉमी, बैंक को आज़ादी हासिल होगी। एलिमिनेशन ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल्स। ठीक है, ऊपर पॉइंट आ चुका है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक, इन बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इकोनॉमी बूम करती है जब आप उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हो। तो अब हम पढ़ते हैं जनाब अली पार्ट 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, डी रेगुलेशन किसे कहते हैं? डी रेगुलेशन इज द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कॉन्स्टेंट द ऑपरेशन ऑफ द मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्सेस के ऊपर से आप अपने रेगुलेशंस को रिमूव करते हो, तो उसको हम कहते हैं डी रेगुलेशन। नंबर 2, हाउ मेनी अदर डायमेंशंस ऑफ द फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस के कितने डायमेंशन है वो हम नीचे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा। नंबर 3, कार, CAR। कार का मतलब क्या है जनाब अली? कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि बैंक अपने कैपिटल के अगेंस्ट कितना रिस्क जो है वो अडॉप्ट कर सकती है, यानी कितना रिस्क वो ले सकती है। ठीक है जनाब। नंबर 4 इज़ द FPT, फिट एंड प्रॉपर टेस्ट। नंबर 5 इज़ द APG, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा पार्ट है पार्ट 9, जो कि बहुत आसान है। करंट ट्रेंड इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। आपको करंट सिनेरियो के अंदर जो है वो बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए इस पार्ट 2 करने के लिए। ADC, इसमें मैं डिस्कस करूँगा उन चीज़ों को जो कि अपडेटेड है। जो चीज़ें अपडेटेड नहीं है उसको हम स्किप कर देंगे। नंबर 1, ADC इज़ ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, जो कि अदर देन द ब्रांच, जो सर्विसेज बैंक की तरफ से दी जाती है, जैसे डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, जैसे ऑनलाइन डिफरेंट सर्विसेज हैं। ठीक है। बे अल इना इज़ सेल एंड बाई बैक एग्रीमेंट है जनाब अली। बे अल इना अब जो है वो शरिया की तरफ से इसको डिस्करेज किया जाता है, बे अल इना को। डेफर्ड पेमेंट सेल इन इस्लामिक बैंकिंग इज़ कॉल्ड बे बिथमल अजल, यानी कि बाद में आप पे करेंगे तो इसको हम कहते हैं जनाब अली बे बिथमल अजल। जॉइंट वेंचर इस्लामिक बैंकिंग इज़ कॉल्ड मुशारका। Dash in Islamic banking is the negotiation of selling price between two parties without reference by seller to either cost or asking price। cost इसमें डिस्क्लोज नहीं होती, वो मुसव्वमा होता है। PMN किसे कहते हैं? पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क को कहते हैं जनाब अली, जिसके अभी आजकल यू माइक्रो फाइनेंस के जो पुराने CEO थे, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, वो उसके चेयरमैन है। नंबर 7, माइक्रो फाइनेंस इज़ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज विच इंक्लूड माइक्रो क्रेडिट। ठीक है जनाब अली, छोटे पैमाने पर कर्ज दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस के अंदर। KBL, AMBL, UMBL आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक। इनको आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन इसमें से मेरे ख्याल से 1-2 बैंक शायद ख़त्म ही हो गए होंगे, क्योंकि ये नोट्स जो है वो 2013 के बुक के हवाले से है। नंबर 9, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब का था? 1881। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर हमारी ब्रांच बैंकिंग की पूरे बुक की लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। नंबर 10, अ डैश इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। एक अंडरटेकिंग लिखी जाती है मेकर की तरफ से कि भाई हम आपको इस टाइम पे करेंगे, उसे क्या कहते हैं? प्रॉमिसरी नोट। 11, KYC क्या है? नो योर कस्टमर। 12, रेगुलेशन R10 क्या कहती है? रेगुलेशन R10 ये कहती है जनाब अली कि आपके पास KYC रिक्वायरमेंट के हवाले से बेसिक फैक्ट्स होने चाहिए। बंदा क्या करता है, क्यों अकाउंट खोल रहा है, ठीक है, और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। R19 इन द रेगुलेशन इज़, R19 किसके ऊपर फोकस करता है? सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करता है। आप इसको दफ़ा बुक से रिव्यू भी कर लीजिएगा। FSV,
FSV इज फोर्थ सेल वैल्यू। फोर्थ सेल वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू विच फुली रिफ्लेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। आपने कहा भाई अगर प्राइस फ्लक्चुएट करे तो हम दोनों मिलके उस लॉस को बियर करेंगे, अगर प्राइस बढ़ गई तो हम दोनों मिलके उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे। इस तरह से आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि ऐसी सेल जिसमें आप पेमेंट तो बाद में कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जैसे लेट से सरिये की बात करें, सरिया आज चल रहा है लेट से मिसाल के तौर पे 80,000 रुपये का जो मन है वो चल रहा है लेट से, ठीक है, और आज आप किसी को उधार पे देते हैं, वो कहता है कि भाई मैं आपको 80,000 रुपये 6 महीने बाद दूंगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 6 महीने बाद अगर उसकी प्राइस 1 लाख हो गई तो आप 90,000 दीजिएगा, 50% मैं बेयर कर लूँगा। अगर वो 60,000 पे आ जाए तो उस सूरत में 70,000 रुपये दीजिएगा, 50% मैं बेयर कर लूँगा। इस तरह से जो है वो फोर सेल वैल्यू होती है। नंबर 15 CRSIU, कमेटी फॉर रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, JCRA, जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जनाब यहाँ पे हमारी बुक ख़त्म हो गई। होपफुली आपको जो है वो बुक समझ आ गई होगी, और आप लोगों से गुजारिश ये करूँगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लेलिस्ट के हवाले से कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, कोई नोट्स वगैरह आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।